हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 3, जो कि है किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। इससे पहले जो पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो था वो किंगडम मोनेरा के ऊपर था। तो अगर वो आप लोग ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख लीजिए। उसमें आपको मोनेरा के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में जानते हैं कि एक्चुअली इस किंगडम में क्या क्या फीचर्स हैं और किन किन ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है और फर्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है प्रोटिस्टा का है, वो ये है कि ये यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। यूनिसेलुलर मतलब हो गया जो बॉडी में सिंगल सेल रहेगा, एक ही सेल रहेगा। और यूकैरियोटिक का मतलब ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है और प्लस सेल ऑर्गेनेल्स के जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, ये सब सारी चीज़ इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं प्रोटिस्टा के अंदर। मोनेरा से ये एक तरह से डिफरेंस आप देखोगे कि मोनेरा जो था वो प्रोकैरियोटिक सेल था, लेकिन ये जो है यूकैरियोटिक है। लेकिन मोनेरा यूनिसेलुलर था और ये भी यूनिसेलुलर था। एक कॉमन कैरेक्टर ये है इसमें कि दोनों यूनिसेलुलर है, लेकिन मोनेरा प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रोटिस्टा जो है यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ये ज़्यादातर एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक का मतलब जो पानी में रहने वाले होते हैं, तो मैक्सिमम ये जो होते हैं पानी में ही आपको देखने को मिलेगा। इसको कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है बाकी किंगडम्स के साथ। मतलब ये बीच का ग्रुप हो गया जो मोनेरा को बाकी किंगडम्स के साथ लिंकिंग करने का काम करता है, कनेक्टिंग करने का काम करता है, क्योंकि ये एक तरह से दोनों का कैरेक्टर बियर करता है। दोनों का, जैसे मोनेरा का कैरेक्टर क्या बियर करता है कि ये यूनिसेलुलर है, और बाकी किंगडम्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई, ये यूकैरियोटिक है। तो दोनों का कैरेक्टर ये बियर करता है, इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है बाकी किंगडम्स का। बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम इज़ नॉट वेल डिफाइंड। इसकी कोई बाउंड्री की कोई लिमिटेशन नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा किंगडम है जिसका कोई बाउंड्री का लिमिटेशन है या बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है, तो वो आपका प्रोटिस्टा ही है। जैसे कि आप देख सकते हो, ए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट टू वन बायोलॉजिस्ट में बी अ प्लांट टू अनदर। मतलब नेचर में क्या होता है कि एक प्रोटिस्टा है जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो वो आपको कभी कभी देखने में एक प्लांट की तरह लगेगा। तो एक तरह से कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको कि एक्चुअली ये प्लांट है कि एक प्रोटिस्ट है। तो एक ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है, एक तरह से कन्फ्यूजन वाला किंगडम भी बोला जाता है कि इसमें बहुत कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, क्योंकि बाकी के किंगडम्स का भी फीचर्स ये दिखाने लगता है। दे हैव फ्लैजिला और सीलिया। मूव करने के लिए इनके पास या तो फ्लैजिला रहेगा या तो सीलिया रहेगा। तो फ्लैजिला और सीलिया का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फ्लैजिला जो होते हैं वो लंबे होते हैं और नंबर में कम होता है। मतलब 1 2 3 इस तरह से आप फ्लैजिला को काउंट कर सकते हो, और लॉन्ग होते हैं, लेंथ इनका लंबा होता है। लेकिन सीलिया जो होते हैं वो हजारों होते हैं, पूरे बॉडी में निकल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे बाल की तरह जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए रहते हैं, उसको सीलिया कहा जाता है। और ये साइज में भी बहुत छोटा होता है, लेकिन नंबर ज़्यादा होता है सीलिया का। रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेल फ्यूजन से होता है, दो सेल कंबाइन करके रिप्रोडक्शन करता है सेक्सुअली। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जाइगोट के फॉर्मेशन से होता है। मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा, तो उससे जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो प्रोटिस्टा ग्रुप है, ये आपको इसमें बहुत सारे लिविंग थिंग्स आते हैं, तो इसको 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे 5 टाइप्स में आता है क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मॉल्स एंड प्रोटोजन। तो ये 5 टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टा हो गए या 5 ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा हो गए। तो चलिए पांचों के बारे में डिटेल में हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। जो फर्स्ट ग्रुप है वो है आपको क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट्स आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको आपको 11th-12th में भी पूछा जाता है, और प्लस आपको इसमें जो नीट एग्ज़ाम है उसमें तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो क्राइसोफाइट्स जो होते हैं उसमें 2 इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म आते हैं, एक है डायटम्स एंड दूसरा है गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को डेस्मिड भी कहा जाता है। ये 2 ऑर्गेनिज्म जो है क्राइसोफाइट्स में मिलने आते हैं। फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। ये आपको साफ पानी में भी दिख जाएंगे और समुद्र के पानी में, खड़ा पानी में भी दिख जाएंगे। साफ पानी मतलब नदी का पानी, पोखर का पानी, तो उनको फ्रेश वाटर कहा जाता है।
ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब हम लोग अपने खुले आँखों से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ेगा। इनके पास फ्लैजिला नहीं होता है। इससे पहले हम लोग ने पढ़ा है कि प्रोटिस्टा के पास फ्लैजिला या सिलिया रहता है, लेकिन एक्सेप्शन है कोई कोई। तो क्या एक्सेप्शन में आप लोग को याद रखना है, क्राइसोफाइट्स जो होते हैं इनके पास फ्लैजिला नहीं होते हैं। तो ये मूव कैसे करेंगे, स्विम कैसे करेंगे, तो ये वाटर करेंट्स के द्वारा पैसिवली फ्लोट करते हैं, मतलब वाटर करंट जिधर बह रहा है उधर के तरफ ये मूव करते हैं, ये अपना एनर्जी नहीं लगा पाते हैं। इनके पास फ्लैजिला ही नहीं होता है स्विम करने के लिए, तो खुद ये कैसे स्विम करेंगे। इसीलिए ये पैसिवली वाटर करंट के थ्रू, पानी के बहाव के साथ ये बहते रहते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है प्लैंकटन। नेक्स्ट, मोस्टली फोटोसिंथेटिक, ये ज़्यादातर फोटोसिंथेसिस होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए इनको चीप प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन भी कहा जाता है। मतलब इतना ज़्यादा ये प्रोडक्शन करते हैं फूड का कि बाकी ऑर्गेनिजम्स भी इन पे डिपेंड होकर खा सकते हैं, इसीलिए इनको चीप प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन कहा जाता है। तो प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट्स ही ऐसा ग्रुप है जो कि चीप प्रोड्यूसर ऑफ ओशन के नाम से जाना जाता है। सेल वाल ऑफ डायटम कैसा होता है, तो ये बना हुआ रहता है सिलिका मटेरियल से, और सिलिका बहुत ही हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए इनडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता, ये जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होता है, जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। भले डायटम मर जाते हैं लेकिन जो उसका सेल वाल है वो जो है जैसा का तैसा रह जाता है समुद्र के गहराई में। तो आपको याद रखना है कि सेल वाल ऑफ डायटम जो है वो सिलिका का बना हुआ है। दे हैव लेफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वाल एट द बॉटम ऑफ द सी, मतलब समुद्र के गहराई में। जैसे कि अभी मैंने बोला, सेल वाल जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, जल्दी ब्रेक नहीं होता है, वो धीरे धीरे जो समुद्र की गहराई है वहाँ पे जमा होते रहता है और एक मास बन जाता है, एक मतलब एक तरह से क्वांटिटी आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं डायएटोमियस अर्थ। ये वर्ड भी आपको याद रखना है। डायटम्स जो अपना सेल वाल छोड़ जाते हैं मरने के बाद, वो धीरे धीरे जमा होते रहता है समुद्र की गहराई में, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको डायटोमियस अर्थ कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्राइसोफाइट्स में जो आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे का पॉइंट सब देखते हैं। सेल वाल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स लाइक अ सोप बॉक्स। जैसे आपने साबुनदानी देखा होगा, एक नीचे से ढक्कन रहता है, एक ऊपर से ढक्कन रहता है, दोनों फिट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो वैसे ही डायटम की बॉडी होती है, ऊपर से एक आपको रहता है और नीचे से एक लेयर जो है उसका डायटम्स का रहता है। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, डायग्राम जैसे ये वाला डायग्राम आप देखो, ऊपर से एक कवरिंग है और नीचे से एक कवरिंग, दोनों एक दूसरे में फिट हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, तो ये सोप बॉक्स की तरह है। तो ये डायटम के सेल वाल है, ये डायटम है, ये भी डायटम का फिगर है और ये भी फिगर एक तरह से डायटम का है। तो इसमें स्ट्रक्चर देखिए अलग अलग है, मतलब डायटम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग टाइप्स का आपको दिख सकता है। तो ये दोनों फिगर जो है ये डायटम्स के हैं, ये वाला फिगर डेस्मिड का है। सेल वाल ऑफ डायटम्स इज यूज्ड इन सॉइल पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन में भी इसका यूज हो सकता है। सॉरी यहाँ पे रब हो गया है। जैसे सेल वाल का जो पाउडर होता है वो आपको स्टोन पॉलिशिंग मटेरियल में डाला जाता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स में यूज किया जाता है, साउंड प्रूफिंग मटेरियल में यूज किया जाता है। जैसे वाल सबको साउंड प्रूफ बनाया जाता है ताकि इको फॉर्मेशन ना हो, आवाज़ गूंजे नहीं, तो उसके लिए भी सेल वाल ऑफ डायटम्स का यूज किया जाता है। तो यूजेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूजेज भी याद रखना है, डायटम्स के सेल वाल का क्या यूज होता है। तो इतना था क्राइसोफाइट्स के में। आप आगे देखते हैं जो सेकेंड ग्रुप है वो है डिनोफ्लैजिलेट्स। डिनोफ्लैजिलेट्स भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया हुआ है। मोस्टली मैरीन होते हैं, मतलब ज़्यादातर ये आपको समुद्र में ही दिखाई देंगे, फ्रेश वाटर में बहुत कम दिखाई देंगे। फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब ये आप पानी के सतह पे तैरते हुए भी इनको देखा जा सकता है। फोटोसिंथेटिक होते हैं, जैसे क्राइसोफाइट्स फोटोसिंथेटिक थे, ये भी फोटोसिंथेटिक है, लेकिन इनको चीफ प्रोड्यूसर नहीं कहा जाता है, क्योंकि जितना क्राइसोफाइट्स या डायटम सब प्रोडक्शन करते हैं उतना ये नहीं करता है। तो चीफ प्रोड्यूसर में एक ही नाम आएगा, क्राइसोफाइट्स का नाम आएगा, इनका नाम नहीं आने वाला है। सेल वाल है सेलुलोज प्लेट्स ऑन द सरफेस, मतलब इनकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर में सेल वाल के धब्बे लगे हुए रहते हैं, सेल वाल का पैचेज लगा हुआ रहता है इनके बॉडी के ऊपर। तो इसका फिगर मैं दिखा देती हूँ आपको, तो उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ये है डायटम का फिगर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो डायटम है इसकी बॉडी पे ये जो लेवल है ये सेलुलोज का प्लेट है, ये नीचे भी सेलुलोज का प्लेटिंग किया हुआ है इसके बॉडी में। ये आपके माइक्रोस्कोप से लिया गया डायग्राम है, तो माइक्रोस्कोप में डायटम्स जो होते हैं वो इस तरह से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है
तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का दिखाई देंगे, येलो, ब्लू, ग्रीन, रेड, डिफरेंट वेराइटी ऑफ कलर्स इनमें दिखाई देते हैं कलर पिगमेंट्स के वजह से। इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, फिकोजैंथिन पिगमेंट होता है, तो उनके कारण इनको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं। दे हैव टू फ्लैजिला, इनके पास 2 फ्लैजिला होते हैं और एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल होता है और दूसरा जो फ्लैजिला होता है वो ट्रांसवर्स होता है। तो ये क्या बता रहा है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। ये वाला जो आप फ्लैजिला देख रहे हैं यहाँ से जो निकला हुआ है ऊपर से, ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला है। तो एक फ्लैजिला यहाँ से निकला हुआ रहता है और एक फ्लैजिला जो है यहाँ से निकला हुआ, यहाँ पे सॉरी 2 बन गया है लेकिन एक्चुअली ये एक ही फ्लैजिला है। और यहाँ से जो फ्लैजिला निकला हुआ है वो ट्रांसवर्स फ्लैजिला है। तो जो डिनोफ्लैजिलेट्स हैं उनके पास 2 फ्लैजिला होता है, 1 लॉन्गिट्यूडनल एंड 1 ट्रांसवर्स। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। ये जो लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला है इसके हेल्प से ये स्पिनिंग मूवमेंट दिखाते हैं। स्पिनिंग मूवमेंट का मतलब एक ही एक्सिस में रोटेट करना। तो ये स्पिनिंग, जो डिनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो स्पिनिंग मूवमेंट दिखाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट वही है कि जो डिनोफ्लैजिलेट्स हैं वो स्पिनिंग मूवमेंट दिखाते हैं, मोशन इनका स्पिन करते हुए आगे बढ़ते हैं ये। सम डिनोफ्लैजिलेट्स लाइक नॉक्टिल्यूका और गोनियोलक्स शो बायोलुमिनेसेंस। ये वर्ड याद रखना है, बायोलुमिनेसेंस। तो जो डिनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं, मतलब लाइट इमिट करते हैं। अंधेरे में ये आपको चमकते हुए दिखाई देंगे। जैसे ये वाला डायग्राम में आप देख सकते हो, ये डिनोफ्लैजिलेट चमक रहा है, लग रहा है कि अंदर से इसका लाइट जल रहा है। तो ये जो होते हैं ये इसको बायोलुमिनेसेंस कहा जाता है, मतलब ये अंदर से लाइट इमिट करते हैं। गोनियोलक्स जो होते हैं वो रेड डिनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, इनका कलर रेड होता है और ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, इतना जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं कि समुद्र के सरफेस को पूरा रेड कर देते हैं। इसीलिए ये जो जब उसमें टाइड आएगा, समुद्र में जब उछाल आएगा तो कैसा कलर का दिखेगा, रेड कलर का दिखेगा, इसलिए इनको रेड टाइड भी कहा जाता है। तो रेड टाइड किसके वजह से आता है, गोनियोलक्स की वजह से आता है, क्योंकि इनका कलर ही रेड होता है और ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करके सी के सरफेस को कवर कर देते हैं। टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय गोनियोलक्स में किल अदर एनिमल्स एंड फिश। मतलब ये जो गोनियोलक्स है ये बहुत जहरीला पदार्थ पानी में रिलीज कर देता है, जिसके कारण जो भी एनिमल्स या फिश उस पानी को पीता है या उस आसपास भी आता है वो मर सकते हैं उस जहरीला पानी के कारण। नेक्स्ट, ये आप लोगों ने डायग्राम देख सकते हो, डिनोफ्लैजिलेट्स का डायग्राम दिया हुआ है। ये जो है माइक्रोस्कोप से लिया हुआ डायग्राम है। तो रियल में जो डिनोफ्लैजिलेट्स है आपको इस तरह से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है वो तीसरा ग्रुप है, वो है इग्लिनोइड। इग्लिनोइड भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले हम लोग डायग्राम यहाँ पे इग्लिनोइड का एक सिंपल डायग्राम बनाया हुआ है। ये डायग्राम आप लोग कॉपी में बना सकते हो। तो बहुत बार क्या होता है, डायग्राम देके भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है या डायग्राम देके लेबलिंग करने के लिए भी बोल दिया जाता है। तो डायग्राम भी इग्लिनोइड का इम्पॉर्टेंट है। ये इग्लिना जो है आप देख सकते हो ये माइक्रोस्कोपिक होता है। तो माइक्रोस्कोप में ये 1000 टाइम्स जूम किया हुआ है, तब जाके आपको इस तरह का फिगर दिखाई दे रहा है। तो ये माइक्रोस्कोप में यूग्लिना इस तरह से आपको दिखाई देता है। यूग्लिना का अगर डायग्राम आप देखोगे तो यूग्लिना के पास भी फ्लैजिला होता है। तो फ्लैजिला आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। एक फ्लैजिला तो ये वाला है जो लंबा सा यहाँ से निकला हुआ है, ये एक फ्लैजिला है, ये लॉन्ग फ्लैजिला है। और एक फ्लैजिला ये छोटा सा मैंने बनाया है जो नहीं दिख रहा था, तो छोटा सा ये फ्लैजिला जो है ये शॉर्ट फ्लैजिला है। तो इसके पास भी 2 फ्लैजिला है, 1 शॉर्ट है लेकिन 1 लॉन्ग है। उसके बाद ये जो यूग्लिनोइड्स है ये कैसे है, तो यूकैरियोटिक है। तो यूकैरियोटिक है तो इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया भी रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा, गोल्जी अपैरेटस रहेगा, क्लोरोप्लास्ट रहेगा। तो ये सारा चीज़ इसके पास प्रेजेंट, न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन रहेगा, क्योंकि यूकैरियोटिक के न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन होता है तो मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहेगा। कुछ फोटो रिसेप्टर्स रहेंगे लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट रहता है। इसके पास आई स्पॉट होता है और आई स्पॉट को स्टिग्मा भी कहा जाता है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो यह आई स्पॉट यहाँ भी आप फिगर में देख सकते हैं, ये इसका आई स्पॉट है। तो इस तरह से इसकी बॉडी होती है। अब चलिए इसका कुछ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं जो दिया हुआ है। मोस्ट ऑफ देम लिव इन फ्रेश वाटर एंड स्टैगनेंट वाटर। मतलब ज़्यादातर जो इग्लिनोइड्स होते हैं वो साफ़ पानी में रहते हैं या आपको जहाँ पे पानी जमा हुआ रहता है, स्टैगनेंट वाटर का मतलब होता है जमे हुए पानी में, वहाँ भी इग्लिनोइड्स ग्रो करते हैं। इनके पास भी 2 फ्लैजिला है लेकिन 1 शॉर्ट है एंड 1 लॉन्ग है। डिनोफ्लैजिलेट्स के पास भी 2 फ्लैजिला था, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। इसके पास भी 2 फ्लैजिला है लेकिन 1 शॉर्ट बहुत छोटा रहेगा और एक बहुत लंबा रहेगा। तो आप तुरंत देख के पहचान जाओगे कि कौन किसका फ्लैजिला है।
दे डू नॉट हैव सेल वाल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूग्लिनोइड्स के पास कोई भी सेल वाल नहीं होता है। तो सेल वाल नहीं होता है तो इसकी बॉडी जो होता है बाहर से एक लेयर से कवर होता है और वो लेयर बना हुआ रहता है प्रोटीन का। तो प्रोटीन के लेयर से इसकी बॉडी घिरी हुई रहती है और उसका नाम है पेलिकल। तो जो प्रोटीन का लेयर है इसके बॉडी का उसको पेलिकल कहा जाता है। तो ये जो आप बाहर का इसका लेयरिंग देख रहे हो, ये जो लेयरिंग किया हुआ है जहाँ पे ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये जहाँ पे मेम्ब्रेन लिखा है तो यहाँ पे आप मेम्ब्रेन ना लिख के यहाँ पे क्या लिखोगे, पेलिकल लिखोगे। तो इसके मेम्ब्रेन को पेलिकल कहा जाता है, जो कि किसका बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है। दे आर मिक्जोट्रॉपिक। मतलब ये मिक्जोट्रॉपिक का मतलब होता है बोथ फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉपिक। मतलब ये खाना बनाते भी हैं और नहीं भी बनाते हैं। तो ज़रूरत के हिसाब से, जब ज़रूरत पड़ेगा तो खाना बनाएंगे, नहीं होगा तो ये हेटरोट्रॉपिक हो जाएंगे। तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं और जैसे ही सनलाइट एब्सेंट हो जाता है तो ये हेटरोट्रॉपिक हो जाता है। मतलब आसपास के चीज़ों को ही खा के जिंदा रहता है। तो ये ऐसा प्राणी है जो दोनों का कैरेक्टर दिखा रहा है, प्लांट का भी कैरेक्टर दिखा रहा है, एनिमल का भी कैरेक्टर दिखा रहा है। इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल कहा जाता है। प्लांट का कैरेक्टर क्या दिखा रहा है कि फोटोसिंथेटिक है और एनिमल का कैरेक्टर क्या दिखा रहा है कि हेटरोट्रॉपिक है। इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स कहा जाता है यूग्लिनोइड्स को। पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स। मतलब इसके पास जो कलर पिगमेंट्स हैं सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, वो जो हायर प्लांट्स होते हैं, जैसे नॉर्मल प्लांट्स हम लोग आसपास में देखते हैं, उसी की तरह का पिगमेंट्स इसके बॉडी में देखा गया है। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो बाइनरी फिशन से होता है। मतलब बॉडी जो होता है वो दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, डॉटर सेल्स में बढ़ जाता है। तो बाइनरी फिशन से रिप्रोडक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल तो आपका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूग्लिना। तो यूग्लिनोइड्स में ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ भी है और आगे भी पूछा जाएगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको कंसीडर करना है। नेक्स्ट जो फोर्थ ग्रुप है वो आपका है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो सारे के सारे सैप्रोफाइटिक होते हैं। सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है जो सड़े गले चीज़ों को खा के जिंदा रहते हैं, उनको सैप्रोफाइटिक कहा जाता है। तो डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट कौन है, तो स्लाइम मोल्ड्स है। दे डू नॉट हैव सेल वाल। इनके पास भी कोई सेल वाल नहीं होता। यूग्लिनोइड के पास भी सेल वाल नहीं था, इसके पास भी सेल वाल नहीं है। दे मल्टीप्लाई रैपिडली टू फॉर्म कॉलोनीज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। मतलब ये बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इतना जल्दी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक झुंड बनाते हैं, एक कॉलोनी बनाते हैं। उस कॉलोनी का नाम क्या है, तो प्लाज्मोडियम नाम है। अब इस प्लाज्मोडियम को आप जो मलेरिया बीमारी होती है उससे कनेक्ट नहीं करना है, वो अलग प्लाज्मोडियम है और ये अलग प्लाज्मोडियम है। यहाँ पे स्लाइम मोल्ड का जो झुंड होता है, जो कॉलोनी होता है, उसको बस एक नाम दे दिया गया है, प्लाज्मोडियम। इन अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब जब ख़राब समय होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंडा, तो जब बुरा वक्त होता है तो दे फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज़ हैविंग स्पोर्स एट द टिप। मतलब जब ख़राब समय आता है तब ये एक फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, एक थैला टाइप का बनाता है। उस थैले में बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स मैच्योर करते हैं और जब फ्रूटिंग बॉडी ब्रस्ट कर जाता है तो वो स्पोर्स बाहर निकल के फिर जर्मिनेट कर जाते हैं, स्लाइम मोल्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। द स्पोर्स हैव ट्रू सेल वाल। मतलब स्लाइम मोल्ड के खुद के पास तो सेल वाल नहीं है, लेकिन इसका जो स्पोर होता है इसके पास ज़रूर सेल वाल होता है और उस सेल वाल के कारण ये बहुत सालों तक सर्वाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है। तो स्पोर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड हैव सेल वाल। ठीक है, स्पोर्स के पास तो सेल वाल होता है लेकिन स्लाइम मोल्ड के खुद के पास कोई सेल वाल नहीं होता है। स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करेंट्स। इसका जो स्पोर्स होता है वो एक जगह से दूसरे जगह क्या चीज़ के माध्यम से जाएगा, तो एयर के माध्यम से जाएगा, विंड के माध्यम से जाएगा। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो। ये डायग्राम स्लाइम मोल्ड का डायग्राम है। आपने बहुत बार लकड़ी सब के ऊपर इस तरह का डायग्राम, मतलब इस तरह का पैचेज दिखा होगा, येलो कलर का पैचेज आपको दिखाई देगा। तो ये स्लाइम मोल्ड के पैचेज है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह ये फैलते रहते हैं, जल्दी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये जो कॉलोनी है इसको कहा जाता है आपको स्लाइम मोल्ड कहा जाता है या प्लाज्मोडियम। कॉलोनी को क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडियम कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने डायग्राम से समझाया हुआ है, ये आप देख सकते हो। ये जो स्लाइम मोल्ड की बॉडी हो गई, तो यहाँ पे एक ही सेल दिखाया जा रहा है, लेकिन इस एक सेल के अंदर न्यूक्लियस आप देख सकते हो बहुत सारा है। तो इसका मतलब सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, बस इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। माइटोसिस से जो है बस न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है और फैलते जा रहा है, इसकी बॉडी जो है फैलते जा रही है। तो इस कॉलोनी को जो है आपको प्लाज्मोडियम कहेंगे।
तो यहाँ पे मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन हो गया, मतलब एक ही सेल के अंदर बहुत सारा न्यूक्लियस हो गया। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? सिनोसाइटिक कंडीशन कहा जाता है। जब एक सेल में दो से ज़्यादा न्यूक्लियस हो, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो, 2, 3 इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियस हो, तो उसको सिनोसाइटिक कंडीशन कहा जाता है। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो बोला गया था फ्रूटिंग बॉडी बनाता है। तो इस तरह से फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, और इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर में क्या होता है? स्पोर्स होता है, और स्पोर्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और स्पोर्स के पास बोला गया था ट्रू वाल होता है, मतलब स्पोर्स के चारों ओर वाल होते हैं जो इसको ख़राब समय में भी मतलब ज़िंदा रखता है, जर्मिनेट करने में हेल्प करता है। स्पोर्स फिर क्या करते हैं? 2 स्पोर्स कंबाइन करके जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट फिर से आपको देखिए न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, सेल का डिवीज़न नहीं होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट आपको एक डायग्राम हो गया, जिससे आप ये समझ सकते हो कि स्लाइमोड किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से आगे जर्मिनेट करते हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स जो होते हैं वो सारे के सारे हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, सड़े गले चीज़ों को भी खा सकते हैं, पैरासाइट के तरह भी रह सकते हैं। सैप्रोफाइटिक का मतलब तो हो गया जो सड़े गले चीज़ों को खा के जिंदा रहता है। पैरासाइटिक का मतलब होता है जो दूसरे के बॉडी पे रह के उससे खाना लेता है, तो उसको हम लोग पैरासाइट कहते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है। दे आर द प्रीमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, मतलब पहले जो है प्रोटोजोअन्स को एनिमालिया किंगडम में पढ़ा जाता था, अब लेकिन इसको प्रोटिस्टा किंगडम में पढ़ा जाता है, इसीलिए इसको प्रीमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स भी कहा जाता है। प्रोटोजोअन्स को जो है 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक है एमोइड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, सीलिएटेड प्रोटोजोन एंड स्पोरोजोन्स। तो जो फर्स्ट है एमोइड प्रोटोजोन, नाम से ही पता चला इसमें कौन आने वाला है? अमीबा आने वाला है। अमीबा जो होते हैं ज़्यादातर फ्रेश वाटर्स में पाए जाते हैं, और ये पैरासाइटिक भी होते हैं, कुछ डिजीज कॉजिंग भी होते हैं। और अमीबा का फिगर अगर आप लोग को देखना है तो अमीबा का फिगर जो है नॉर्मली सब आप लोग ने देखा ही होगा। ये वाला जो फिगर है ये अमीबा का फिगर है, और ये अमीबा का कोई फिक्स शेप एंड साइज नहीं होता है, आप कैसे भी बना सकते हो अमीबा। और ये जो इसके लेग लाइक या यहाँ पे एक्सटेंशन जो दिखाई दे रहा है, ये जो एक्सटेंशन है इसको फॉल्स फीट कहा जाता है। एक्सटेंशन को आप लोग फॉल्स फीट कहते हैं या स्यूडोपोडिया कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। जो अमीबा के फॉल्स फीट होते हैं, ये जो बाहर से आपको निकले हुए दिख रहे हैं, इसको स्यूडोपोडिया कहा जाता है। स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीट कहा जाता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन जो होते हैं इनके पास फ्लैजिला होता है मूव करने के लिए, स्विम करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। जैसे एग्जांपल में है ट्रिपैनोसोमा और लेशमैनिया डोनोवैनी। ट्रिपैनोसोमा जो होता है वो कॉज करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ट्रिपैनोसोमा जो होता है वो बीमारी कॉज करता है, और कौन सा बीमारी है? तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, नींद मतलब बहुत ज़्यादा नींद आने की बीमारी होती है। तो ये ज़्यादातर अफ्रीका की तरफ देखा जाता है, इसलिए अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस नाम दिया गया है। ये जो प्रोटोजोन है ट्रिपैनोसोमा, ये कंप्लीट करता है अपना लाइफ साइकिल 2 होस्ट में, मतलब इसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट चाहिए, एक तो मैन चाहिए और एक चाहिए सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई एक तरह का मक्खी है जो इसके वेक्टर की तरह काम करता है, इसके गाड़ी की तरह काम करता है, एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। नेक्स्ट जो लेशमैनिया डोनोवैनी है, लेशमैनिया डोनोवैनी काला जार या डमडम फीवर जो बीमारी है वो कॉज करता है, और आदमी में ही कॉज करता है, लेकिन इसका जो लाइफ साइकिल है वो भी 2 होस्ट में कंप्लीट होता है, एक तो मैन होता है और दूसरा होता है सैंड फ्लाई। तो लेशमैनिया डोनोवैनी में सैंड फ्लाई वेक्टर की तरह काम करता है, और ट्रिपैनोसोमा में सीसी फ्लाई जो होता है वो वेक्टर की तरह काम करता है। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स जो होते हैं इनके पास होता है पूरे बॉडी के चारों ओर सीलिया का कवरिंग होता है, बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर इनके बॉडी पे निकला हुआ रहता है, जिसको सीलिया कहा जाता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका पैरामीशियम। पैरामीशियम के पूरे बॉडी पे जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ रहता है, जिसको कि सीलिया कहा जाता है। तो ये रहा पैरामीशियम का डायग्राम, आप यहाँ पे पैरामीशियम का डायग्राम देख सकते हो। इसके पूरे बॉडी में ये हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर निकला हुआ है ये सीलिया है। ये माइक्रोस्कोप से लिया हुआ डायग्राम है जो कि क्लियरली आपको इसकी पूरी बॉडी और इसका स्ट्रक्चर को दिखाया जा रहा है। जो इसका बाहर का सबसे इसके पास भी सेल वॉल नहीं होता है, तो इसका जो मेम्ब्रेन है उसको भी पेलिकल कहा जाता है। इसके पास भी कॉन्ट्रैक्टर, ये जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर है ये इसका कॉन्ट्रैक्टल वैक्यूल है।
इसका इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है कि इसके पास 2 न्यूक्लियस होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस जिसको मैक्रो न्यूक्लियस कहा जाता है और एक छोटा न्यूक्लियस जिसको माइक्रो न्यूक्लियस कहा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपको पैरामीशियम में याद रखने के लिए। तो डायग्राम आप बना सकते हो कॉपी में स्टडी करने के लिए, डायग्राम से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट जो है स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन में है आपको प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है मलेरियल पैरासाइट है, ठीक है। तो मलेरियल पैरासाइट का मतलब होता है जो मलेरिया बीमारी कॉज करता है। तो मलेरिया बीमारी मच्छर के कारण नहीं होता है, मलेरिया बीमारी जो होता है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है, वो एक तरह का स्पोरोजोन्स है। मलेरिया जो मॉस्किटो होते हैं वो एक वेक्टर का काम करते हैं, गाड़ी का काम करते हैं, जो एक आदमी से दूसरे आदमी में सिर्फ ट्रांसफ़र करते हैं। तो प्लाज्मोडियम को भी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट चाहिए, एक मैन हो गया और एक मॉस्किटो हो गया। मॉस्किटो में भी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ये इसके वेक्टर की तरह काम करता है। तो ये वाला प्लाज्मोडियम जो है स्लाइम मोल्ड वाले प्लाज्मोडियम से अलग है, ये एक तरह का पैरासाइट है जो बीमारी कॉज कर रहा है, और वो जो है स्लाइम मोल्ड के कॉलोनी को हम लोग ने प्लाज्मोडियम कहा था। तो ये हमसे कंफ्यूज नहीं करिएगा कि हाँ स्पोरोजोन्स का प्लाज्मोडियम क्या है और वो क्या है। तो प्लाज्मोडियम आपको जब भी दिया हुआ रहेगा तो आपको ध्यान रखना है कि जो मलेरिया बीमारी होता है वो प्लाज्मोडियम वेक्टर के कारण होता है और मॉस्किटो जो होता है उसका कैरियर होता है सिर्फ। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपको प्रोटिस्टा में, पांचों ग्रुप को मैंने आपको समरी पूरा डिटेल बता दिया है। इतना पढ़ने के बाद आपका, मुझे उम्मीद है कि कोई भी क्वेश्चन आपका लीव नहीं होगा। तो आप ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को आप पॉज करके कुछ जो नोट्स हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग जो थर्ड किंगडम है हमारा, किंगडम फंजाई, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में कुछ नोट्स देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो जो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें आप। और अगर आपको चैनल पसंद है, अगर आपको आगे आने वाले वीडियो देखना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।